Welcome students to the discussion of test number 9 of class 8 conducted by RN classes the previous Sunday, right? So it had two sections, paper 1 and paper 2. Paper 1 was objective, 20 questions, 1 hour, and paper 2 was subjective, 10 questions, 1 hour. And this paper was entirely designed for school test. This is the second cumulative test, right? आपको देखना है कि स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे अटेम्प्ट करना है मेरे को उसको, so that you are able to score full, not 90%. 90% तो आ ही जाते हैं, full marks. So straight away question number 1 पे चलते हैं. Question number 1. ABCD is a square as shown in the figure. Write the value of x plus 5y. ABCD एक तो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, एंड वैल्यू निकालनी है मैंने x plus 5y की, राइट? x plus 5y की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को x की वैल्यू मिल जाए, y की वैल्यू मिल जाए, मैं इसमें पुट कर दूंगा, आंसर आ गया, राइट? मतलब कि कहां से निकलेगी x एंड y की? देखो यहां पे 3x minus 8 दिया हुआ है, यहां पे x plus 11y दिया हुआ है, यहां पे 2x plus 7 दिया हुआ है, राइट? मतलब कि इसको यूज करना है, मींस ABCD इज अ स्क्वायर, उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है. स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस साइड AD इज इक्वल टू साइड AB, साइड AD इज इक्वल टू साइड AB. पुट कर दें. AD क्या है? 3x minus 8 और AB क्या है? x plus 11y. यहां पे x है, यहां पे भी x है, ये तो साइड चेंज कर दोगे, बट हमारे पास y भी आ गया. लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 2 वेरिएबल्स, ये तो हमने किया नहीं हुआ. हमने क्या किया हुआ? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, राइट? अब देखते हैं, ये कभी हो नहीं सकता, मेरे को x की वैल्यू पड़ेगी या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी टू गेट द अदर वेरिएबल, राइट? अब मेरे पास AB भी तो है, AD इज इक्वल टू AB, बट AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC. AB इज इक्वल टू BC करोगे, दिस इज इक्वल टू दिस. अब इसके अंदर x एंड y है, यहां पे भी x है, मींस फिर अगेन फंस जाओगे. अगर आप ध्यान दो, AD AB के इक्वल है, बाकी साइड की भी तो इक्वल है, स्क्वायर है गाइस, तो AD BC के भी तो इक्वल है. AD इज इक्वल टू BC. अब AD क्या दिया हुआ है? 3x minus 8 इज इक्वल टू BC क्या दिया हुआ है? 2x plus 7, राइट? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, x की वैल्यू निकालो, 2x की साइड चेंज करो, 3x minus 2x क्या आ जाएगा? x. और 8 की साइड चेंज करोगे, 7 plus 8 क्या आ जाएगा? 15. शो नहीं कर रहा हूं, ध्यान से करोगे, इसकी साइड चेंज करिए, इसकी साइड चेंज करिए, आंसर x इज इक्वल टू x 15 आ चुका है, यहां पे पुट कर दो. 3 into x की जगह 15 रखा, minus 8 इज इक्वल टू x की जगह 15 plus 11y, राइट? ये क्या आ जाएगा? 45 minus 8, 15 की साइड चेंज, minus 15 इज इक्वल टू 11y. यहां पे क्या आ गया? 22 इज इक्वल टू 11y. तो y इज इक्वल टू 22 by 11 मीन्स 2. y की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास. x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 2 है, हमें चाहिए ये x plus 5y चाहिए मुझे, राइट? x क्या है? 15, y ना 5 इंटू y की वैल्यू क्या है? 2. 15 plus 10 25, आंसर. राइट डाउन 25, दैट्स इट. इतना ही इजी क्वेश्चन था. प्रॉपर्टी तो लगाओ स्क्वायर की, आंसर आएगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2. अ कंप्यूटर ऑपरेटर इज एंगेज्ड फॉर 120 days on a condition that he will receive 1500 for each day he works and he will be fined 200 rupees for each day he is absent. Okay. If he receives 1,12,000 in all, 1,12,000 after 120 days, उसको ये after 120 days मिले, write the number of days he remained absent. Total number of days हमें दिए हैं 120, राइट? इसमें से कुछ दिन वो प्रेजेंट होगा, कुछ दिन वो एब्सेंट होगा. मेरे को क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज ही इज एब्सेंट. मेरे को तो ये निकालना है नंबर ऑफ डेज कितने एब्सेंट था, राइट? और उसके बाद इक्वेशन सेटअप करनी है, क्योंकि मेरे को टोटल अमाउंट दिया हुआ है, राइट?
एब्सेंट डेज निकालने हैं, क्या करें? लेट द नंबर ऑफ डेज ही इज एब्सेंट इज नहीं पता, एक्स। 120 में से एक्स डेज ही इज एब्सेंट, कितने दिन प्रेजेंट रहेगा? एक्स डेज एब्सेंट था तो कितना दिन प्रेजेंट था? 120 माइनस एक्स। डन, राइट। प्रेजेंट डेज के लिए उसको मिल रहे हैं, एब्सेंट के लिए 200 रुपीज फाइन। ठीक है, 200 रुपीज ही इज फाइन। अब टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड वॉज 1,12,000, राइट। टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड वॉज 1,12,000। यहां से मनी नहीं आएगी, इतने दिन वो प्रेजेंट था 1500, इतने दिन वो एब्सेंट था, फाइन लगा दो। इक्वेशन बनाओ, कैसे? इफ ही वॉज प्रेजेंट फॉर, जस्ट टेकिंग एग्जांपल, 10 days he is present, 1500 into 10, how many days he is present? 120 minus x days he is present, और इतने दिन के लिए उसको कितने रुपीज मिले? 1500। इतने मनी उसको मिल गया। अब बट कुछ डिडक्ट भी होगा, क्योंकि जितने दिन वो एब्सेंट था 200 रुपीज डिडक्ट भी हो जाएंगे, तो माइनस x days he was absent 200। दैट्स इट, इक्वेशन बन गई। सॉल्व फॉर x, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। x के सारे वेरिएबल्स को इधर रखो और सारे के सारे नंबर्स को उधर ले जाओ, दैट्स इट। तो अब देखें, 120 इंटू 15, 10 टाइम्स 150, 15 12 टाइम्स, मतलब कि 2 टाइम्स कितना होगा? 30, तो 180। ठीक है, तो 180, 1 2 और 0, तो 18 1 2 3 180 30, सॉरी 1 2 3 0 है, तो 1,80,000 यहां पे आया, माइनस 1500 इंटू एक्स माइनस 200 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1,12,000। यह आया। बस इसकी साइड उधर चेंज कर दो, ये कितना बन जाएगा? माइनस 1700x इज इक्वल टू 180 की साइड चेंज करोगे, 180 माइनस 112 कितना आएगा? माइनस 68,000, राइट। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस 68,000, उसको ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। यहां x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू माइनस 68,000 बाय 1700 माइनस 1700, राइट। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1700 है, ठीक है, जीरोस कैंसिल, ठीक है। 17 कितने टाइम से जाएगा? 40 यार, 17 4 68 मींस 17 4 टाइम्स 68, तो 40 टाइम्स, तो 40 डेज ही वॉज, एक्स निकाला है, ही वॉज एब्सेंट, सच ए सिंपल वन। 40 डेज ही वॉज एब्सेंट, वही से ही तो शुरू किया, मेरे को एक्स निकालना था। That's it, such a simple question, 40 days, answer, right? Jumping on to question number 3. If LMNO is a rhombus, write the value of x. x की वैल्यू चाहिए when LMNO is a rhombus, मतलब कि ये rhombus है, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को कोई एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये 85, इसको यूज करना है, ठीक है। और एक और चीज हुई है, LMNO इज अ rhombus। अगर LMNO rhombus है तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus आर इक्वल। अगर ये x है तो ये कितना होगा? x, राइट। ये x है, ये 85 दिया हुआ है, ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर, बस x प्लस 85 दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, मींस दोनों का सम इज 180 डिग्रीज, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 85 मींस x इज इक्वल टू 95 डिग्रीज, आंसर 95। इसमें 3 मिनट्स लग रहे थे, छोटे क्वेश्चन में टाइम बचाओ, राइट। इफ 5 raised to the power 2x plus 1 divided by 25 is equal to 125, then write the value of x। इसमें भी x ही निकालना है, राइट। हमें ये दिया हुआ है, ये तो भैया एक इक्वेशन है, लिखते हैं इसको।
ठीक करके लिखते हैं 5 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से आया है? एक्सपोनेंट से, मतलब ये एक्सपोनेंट्स का यूज करना है। एक्सपोनेंट्स का यूज करने के लिए बेसिस, इसमें बेस 5 है, इसमें बेस क्या है 25, इसका बेस 5 बना लो। कैसे बनाओगे? 5 रेज टू द पावर 2 करके। चलो बनाते हैं 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 को बनाओ टू द पावर 2, 5 into 5 25, तब ये हो गया ठीक। अब यहां पे 125 है, इसका बेस 125 है और मैंने तो यहां पे 5 पे कन्वर्ट कर लिया, तो 5 पे इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे बनाएंगे? 5 रेज टू द पावर 3, ये भी आपको पता है। दैट्स इट, बेसिस सेम हो गए। देखो यहां पे बेस 5 है, यहां पे बेस 5 है, बीच में डिवीजन है, तो बेस 5 तो बेस 5, पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड 2x प्लस 1 माइनस 2 बिकॉज डिवीजन था, इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3। अब यहां पे क्या आएगा? 5 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2x तो वैसे का वैसे ही है, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3। अब देखें ये दोनों टर्म्स इक्वल है, देखो इक्वालिटी दी हुई है, बेसिस आर सेम। अगर बेसिस सेम है, इक्वालिटी बीच में है, तो पावर हैज टू बी सेम, तो 2x माइनस 1 हैज टू बी इक्वल टू 3, तभी तो इक्वालिटी आएगी बीच में। तो 2x इज इक्वल टू 1 के साइड चेंज करो 4, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू x आ गया। Another very simple question, right? Jumping on to the next one. Let's move on to question number 5. The ratio between each exterior angle and each interior angle of a regular polygon is in ratio 1:5. Write the number of sides of the polygon. Okay. एक पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स ही चाहिए मुझे, ठीक है? मुझे पता है नंबर ऑफ साइड्स नहीं, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n, मैंने n मान लिया, राइट? वो रेशियो की बात कर रहा है, किसकी रेशियो की बात कर रहा है? ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन है, ईच एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है? निकाल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय n, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया, राइट? अब रेशियो की बात कर रहा है, ईच इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है वो। ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बाय नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होगी? साइड्स n है, तो n बाय इनकी रेशियो दी हुई है 1:5। बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। 360 बाय n, ये तो वैसा ये डिवीजन में है। अब ये डिवीजन से मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकता हूं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो रेसिप्रोकेट करो, n नीचे था न्यूमरेटर में गया, बाय n-2 इंटू 180। अभी भी रेशियो रिमेन्स द सेम 1:5, राइट? बस n नीचे है, n ऊपर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है? 180 360 2 टाइम्स, दैट्स इट। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो n-2 इधर आ गया, इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10 इधर आ गया, दैट्स इट। n की वैल्यू आ गई, साइड चेंज करो 12, n is 12। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट लिखो बोला क्या है मैंने, दैट्स इट। इस मेथड से यू कैन गेट इट इन अ मिनट, ठीक है? बट इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, करें उसको सॉल्व, देखते हैं। एक नई मेथड सॉल्व करते हैं जिससे काफी बच्चों ने किया भी है। रेशियो बिटवीन ईच एक्सटीरियर एंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1:5। एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉलीगन बनाओ, ठीक है? रेगुलर है, कैसे बनेगा आगे, ठीक है? अगर ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर है, राइट? ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। यूज इट, ईच एक्सटीरियर एंगल
एंड ईच इंटीरियर एंगल की रेशियो इज 1:5। तो फर्स्ट की रेशियो अगर x है, सेकंड क्या होगा 5x, राइट। ये अगर एक्सटीरियर एंगल x है तो इंटीरियर एंगल कितना होगा 5x। रेशियो में थे, इन दोनों का सम कितना है 180 आ गया मेरे पास। तो ये क्या हो गया 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/6, 30 टाइम्स x आ गया 30, मींस एक्सटीरियर एंगल आई गॉट 30 डिग्रीज, एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्रीज आ गया। मेरे को क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ साइड्स, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो हमें पता है 360/n, राइट, इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। बस n की वैल्यू साइड चेंज करो 360/30, यहां से भी आंसर सेम ही आएगा 12, n इज 12। देखो यही क्वेश्चन मैंने दो मेथड से पढ़ा दिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 6, राइट द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखनी है, बड़ा एक्सप्रेशन है, डरो मत, देखो तो सही क्या एक्सप्रेशन है। स्क्वायर रूट ऑफ 441, अगर मैं किसी का स्क्वायर बना दूं तो स्क्वायर रूट तो निकल गया, राइट। 441 किसका स्क्वायर है 21 का, तो 21 into 21 is 441, तो 21, राइट, प्लस 676, सेम वे में सोचो 676 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करेंगे तो 676 बन जाए 26, माइनस 49 किसका है, सबको याद है, डिवाइडेड बाय 343 आया, ओ क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 343। ऐसा नंबर सोचो किसका क्यूब करूं कि 343 बन जाए, कौन सा नंबर है 7, किया हुआ हमने 196। ध्यान दो यहां क्यूब रूट है, यहां पे वापस स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर 196 होता है 14, ठीक है। अब प्लस अगेन क्यूब रूट ऑफ 1728, याद है सब, राइट। 21 plus 26 minus 7 40 divided by 7 plus 12 minus 14 is 5, 8 times, right, 8 is answer, that's it। वैल्यू निकाल तो ली, 8 आ गया। Moving on to the next one, question number 7, let's read it together। Write the sum of 5th, 7th and 9th triangular numbers। सम करना है 5th का, 7th का, 9th ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर्स उन नंबर से जिनसे ट्राइंगल बन जाए। देखो याद करो, हमने ट्राइंगुलर नंबर्स कहां से शुरू किए थे, यहां से 1 इज अ ट्राइंगुलर नंबर, 3 इज अ ट्राइंगुलर नंबर, 1 2 3 1 2 1, तो 6 इज अ ट्राइंगुलर नंबर, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, 10 इज अ ट्राइंगुलर नंबर। ये आए ट्राइंगुलर नंबर्स। अब ये तो फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, फिफ्थ भी तो आ जाएगा, 6 7 8 निकाल लो। फर्स्ट ट्राइंगुलर नंबर कैसे आता है 1 से, सेकंड ट्राइंगुलर नंबर 1 + 2 से, ठीक है, तो ये 1 आ गया, ये आ गया 3। नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर 1 + 2 + 3 कैसे आएगा, 1 + 2 is 3, यहां 3 दिया हुआ, 3 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 टोटल 6 दिया हुआ है, +4 10। नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो मतलब कि मेरे को +5 करूंगा तो मेरा नेक्स्ट ट्राइंगुलर नंबर आ जाएगा 15, राइट। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ तो आ गया। इसमें मैं क्या ऐड करूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो यहां पे मैं 6 ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा 21। नेक्स्ट में 7 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा 28। ये 5th था, ये 6th था, ये 7th, ठीक है। 28 में क्या ऐड करूंगा 8, क्या आ जाएगा 28 + 8 36, ठीक है। 36 में मैं क्या ऐड करूंगा, ये 5th 6th 7th ये 8th आया, ठीक है। इसके अंदर क्या ऐड करूंगा 9, क्या आ जाएगा 45, राइट। 5th 7th 9th, ये रहे मेरे नंबर्स। इन सब नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड किसको करना है 15 28 45, राइट।
5 5 10 8 18 1 carried 4 6 7 8 88 आंसर। दैट्स इट। देखो तो सही, ट्रायंगुलर नंबर्स पूछ रहा था, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रायंगुलर नंबर्स ही निकाल लो, छोटे नंबर्स ही तो थे, ऐड कर दो आंसर। इट विल नॉट टेक मोर टाइम गाइस, डरो मत, टाइम बहुत मिलता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। The denominator of a rational number is, okay, 5 less than its numerator. Done. If the numerator is decreased by 3 and the denominator is increased by 4, then the number obtained is 3 by 5. Find the original number. Original number मुझे निकालना है। Original number है क्या? Denominator of a rational number is 5 less than its numerator. तो मैं original लिखूंगा, original number। ठीक है, अब original number, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज 5 लेस देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मुझे पता है क्या है, नहीं, x ले लो, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर इज 5 लेस देन इट्स न्यूमरेटर x है, तो 5 लेस देन इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर आ गया। अब इसमें वो कह रहा है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 3, न्यूमरेटर कितना है x, तो डिक्रीज बाय 3, x माइनस 3, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 4, डिनोमिनेटर कितना है x माइनस 5, इंक्रीज बाय 4, 4 इंक्रीज कर दिया। Now the number becomes 3 by 5। ये नंबर और ये नंबर क्या है, 12, सेम बनाए ना, तो x माइनस 3 by x माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 by 5। अब क्या करोगे, एक ही चीज है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट x न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 इंटू x माइनस 3, 3 इंटू x माइनस 1, डिस्ट्रीब्यूटर लगा के खोलो, प्रॉपरली खोलो, गलती कर देते हो यहां पे, 5x माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, अब 3 की साइड चेंज करो। ठीक है, 5x माइनस 3x, 15 की साइड उधर करो, माइनस 3 प्लस 15, तो यहां पे आ गया 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 3x इज 2x प्लस 15 माइनस 3 12। x की वैल्यू क्या आ गई, 12 by 2 6। x आ गया मेरा 6, मेरा ओरिजिनल नंबर x इज 6 by 6 minus 5, 6 minus 5, 6 आंसर 6 by 1 बनना था, हमने तो इंटीजर में आंसर करना था, तो आंसर इज 6। सच अ सिंपल वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स रीड इट टुगेदर। In the figure given below, ABCD and BECD are parallelograms. ABCD एक पैरेललोग्राम है, BECD is also a parallelogram. On same base CD, angle A is 30 degree and angle DBC 90 degree. ये 90 degree. Write the measure of BDC. ये measure मुझे निकालना है, राइट? मुझे ये निकालने के लिए कैसे निकालूंगा? ये पैरेलल लाइन है, तो ये तो सप्लीमेंट्री होंगे, ये तो पता, ये तो पूरा मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। ये 90 डिग्री है, मींस इस ट्राइंगल का कुछ यूज कर सकते हैं। यस, ये 90 डिग्री है, ये निकालने के लिए मुझे ये मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरे को ये एंगल चाहिए। ध्यान से ध्यान दो, क्या बोला है उसने? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये अगर एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो ये 30 है तो ये भी 30 है। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। कुछ लिखने तक की जरूरत नहीं थी, इसी पे ही सॉल्व कर दिया आंसर, 60 डिग्री इज आंसर। सच अ सिंपल वन। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। If the cost price of 14 notebooks is equal to selling price of 20 notebooks, ठीक है, write the gain and loss percent. मेरे को क्या लिखना है? गेन होगा और लॉस होगा। गेन और लॉस परसेंट में चाहिए, ठीक है। अगर मैं गेन और लॉस निकालू परसेंट में निकाल लूंगा। गेन और लॉस कैसे निकलता है? अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल जाए एंड सेलिंग प्राइस मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लिया तो मेरे पास आइदर गेन या लॉस आ जाएगा, उसका परसेंट ही बताना है कि कितना परसेंट हुआ।
ठीक है, बस तो हमें कुछ दिया हुआ उसको यूज करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 नोटबुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 notebooks is equal to selling price of same 20 notebooks। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 नोटबुक्स, 14 नोटबुक्स क्या लूं? कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 नोटबुक्स, यार 14 के मल्टीपल में ले लेते हैं, इजीएस्ट 14 और 20 दोनों का मल्टीपल 140 ले लो, इजीएस्ट, कहानी खत्म। कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 नोटबुक्स इज 140, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक 140 by 14 means 10। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक 10 आ गया, सेलिंग प्राइस भी निकाल लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 notebooks is equal to 140 because both are equal, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 notebook क्या होगा? 140 divided by 20, 2 7। तो ये आ गया 7। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक 7 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक 10 है। अब बताओ कौन सा ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रहा हूं मैं, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस थी कितनी? 10, सेलिंग प्राइस थी 7, तो लॉस हुआ 3 रुपीज का, राइट। अब लॉस मेरे को क्या चाहिए? परसेंट में चाहिए। 3 बाय किस पे करेंगे? लॉस हमेशा किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस है कितनी? 10 इंटू 100, 30% लॉस, 30 इज द आंसर। इतना ही छोटा क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब हम क्या करेंगे? एमसीक्यूज। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ पेपर नंबर 1, सेक्शन 2। This consists of 10 MCQs. 30 minutes were given for it, right? Moving on to question number 11. Let's read it together. Which of the following is/are correct? Collection of rational number is closed under multiplication, but not closed under division. Okay. Multiplicative inverse of every rational number exists. 0 is additive identity of rational numbers. Subtraction is not associative in rational numbers. A, B, C, D. You have to choose one. Right? Correctness of statement check करनी है. Start करते हैं पहले से ही. Collection of rational number is closed under multiplication but not closed under division. सबसे पहले देखते हैं multiplication में. मैंने यहां पे एक rational number लिखा, यहां पे भी एक rational number लिखा, दोनों को multiply कर दिया. अब आप रिजल्ट के बारे में क्या कह सकते हो? जो रिजल्ट आएगा फिर ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, रैशनली तो होगा, राइट। तो इट इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट मेरे पास यहां पे नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर, डिवाइड किया एक और रैशनल नंबर से। अब बताओ क्या रैशनल नंबर आएगा? सारे केस में आएगा एक्सेप्ट एक केस में। हमारे पास एक स्पेशल रैशनल नंबर है 0। जहां पे आप जो मर्जी नंबर रखो, 1, 2, 10, -500, -1 लाख, +1 करोड़, डिवाइडेड बाय 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। दिस स्टेटमेंट इज राइट, करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ट्रू है ये स्टेटमेंट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी रैशनल नंबर एग्जिस्ट्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी रैशनल नंबर, मतलब कि P by Q फॉर्म में हमारा रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? Q by P। अच्छा, हम स्पेशल रैशनल नंबर पे चलते हैं। कौन सा लिया नंबर? स्पेशल रैशनल नंबर लिया हमने 0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एक्चुअली 0 by 1 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 by 0। अच्छा, 1 by 0 कोई नंबर होता है? नहीं। तो ये क्या है? So, multiplicative inverse of every rational number exists. No. False statement है ये. No. Correctness की बात कर रहे हैं तो ये correct है, ये wrong है. सब लोग correctness की बात कर रहे हैं. ठीक है? सॉल्व पे चलते हैं. 0 is additive identity of rational numbers. ठीक है? Again rational number P by Q फॉर्म में है. ठीक है? Additive identity की बात कर रहा है. 0 is additive identity means नंबर के अंदर मैं उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दूं।
क्या बन जाएगा? 0. तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. चेक करें, एग्जांपल ले लेते हैं. 7 5 3. 7 माइनस 5 माइनस 3. पहले हम 5 माइनस 3 करेंगे, फिर 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर 7 माइनस 5 करके फिर माइनस 3 करेंगे. राइट. सेम आएगा आंसर. चेक कर लेते हैं. 5 माइनस 3 2. तो 7 माइनस 2 मीन 7 माइनस 2 इज 5. यहां से 7 माइनस 5 2. 2 माइनस 3 माइनस 1. ये दोनों सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, तो ये भी सेम नहीं है. मीन्स इट इज नॉट एसोसिएटिव. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नॉट एसोसिएटिव बोला तो करेक्टनेस चेक करनी है. 1 3 एंड 4. सी पार्ट इज द राइट आंसर. सिंपली था, सिर्फ एनालाइज करो, आंसर निकालो. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. Another MCQ. Let's read it together. Three numbers are in ratio 3:4:5. The sum of their squares is 3200. The sum of the numbers is. Okay. Sum of their squares is 3200 and the sum of their numbers is. Sum of numbers क्या है? ठीक है. मेरे पास numbers है in ratio 3:4:5. Numbers are in ratio 3:4:5. यही है. अब the sum of their squares. Squares की बात तो मैं तब करूंगा, पहले मैं numbers देख लेता हूं. Numbers are in ratio 3:4:5. तो first number is 3x, second number is 4x, third number is 5x. यही है. अब sum of their squares, पहले squares करो. 3x का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर एंड थर्ड नंबर का स्क्वायर. राइट. सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 3200. यही है. सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 3200. हमें क्या चाहिए? सम ऑफ देयर नंबर्स. नंबर क्या है? 3x 4x 5x. मीन्स x ही तो चाहिए. यहां तक इंटरप्रेट किया, अब x निकालना है. x निकाल लेते हैं. कहां से? यहां से x निकालो. x निकल गया, प्रॉब्लम सॉल्व. Right? So 3x means 9x square, 4x square means 16x square, 5x square means 25x square is equal to 3200. 9 plus 16 plus 25, total is 50x square is equal to 3200. Right? So x square is equal to 3200 by 50. 0 cancel 5 64 times. So x square is equal to 54. X is equal to 8. If x is 8, numbers क्या होंगे? My first number would be 3 into 8 24. Right? First number. Second number 4 into 8 32. And third number would be 5 into 8 40. Right? तीनों के तीनों नंबर्स आ गए. क्या है नंबर्स? 24 32 40. सो मेरे को क्या निकालना है? सम निकालना है. सम ऑफ द नंबर्स 6 and 9. 96 इज आंसर. ए पार्ट. सच अ सिंपल वन. जस्ट इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट करते ही आंसर दिख जाएगा. क्वेश्चन 13. लेट्स डू इट टुगेदर. आउट ऑफ 9000 कैंडिडेट्स 53% वर बॉयज. ओके. If 40% of boys and 30% of girls failed in the exam, then the total number of candidates who failed are. Okay. Total number of candidates who failed 40% boys, मतलब कि मुझे boys मिल जाए और girls मिल जाए, मैं ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया. राइट. मेरे को boys मिल गए, मैं 40% निकाल लूंगा. गर्ल्स मिल गई, मैं 30% निकाल लूंगा. यहां पे पुट करूंगा आंसर. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल वाज 9000. इसमें से some were boys, some were girls, and girls. Boys 53, boys were 53%, right? तो boys हुए कितने? 53 upon 100 into 9000. तो 2 zeros यहां पे कैंसल. 53 into 90 क्या बनेगा? 4770. राइट.
दीज आर द नंबर ऑफ बॉयज। अब ये नंबर ऑफ बॉयज है तो गर्ल्स कितनी है, माइनस कर दो। टोटल है 9000, गर्ल्स 4770, बॉयज माइनस कर दो, बाकी क्या हो गई, गर्ल्स ही बची। कितनी गर्ल्स बची, 4230। दैट्स इट। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। अब इन बॉयज में से 40% फेल्ड, इन बॉयज में से फेल्ड कितने हैं, 40%। तो 40% ऑफ 4770, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल। तो 477 इंटू 4 कितना बनेगा, 1908। राइट। इतने बॉयज फेल्ड, इतने बॉयज फेल्ड मीन्स मैं यहां लिख देता हूं 1908। राइट। अब ये गर्ल्स है हमारे पास, कितने गर्ल्स फेल्ड, 30% ऑफ गर्ल्स फेल्ड, 30% फेल्ड, 30% ऑफ किसका, 4230, 0 0, दोनों जीरो कैंसिल। तो 423 इंटू 3, हाँ 423 इंटू 3 कितना बनेगा, 1296। 1296 गर्ल्स फेल्ड, 1296 गर्ल्स। 1269, सॉरी 1269, बोलोगे गलत तो लिखोगे भी गलत। 1269 गर्ल्स फेल्ड। राइट। 1908 बॉयज फेल्ड, 1269 गर्ल्स फेल्ड, टोटल कितना है, 3177। टोटल इज 3177, मीन्स डी पार्ट इज द राइट आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन था भाई, कैलकुलेशन तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन दूंगा ना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, द सम ऑफ रैशनल नंबर 4/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। सम करना है किसका, 4/7 का एंड इट्स रेसिप्रोकल। सम करना है 4/7 का एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इज 4/7। इन दोनों को सम करना है और आंसर निकालना है। दैट्स इट। इसमें तो टाइम भी बचना चाहिए और सबका, ठीक। राइट। एलसीएम 7 एंड 4 का एलसीएम 28। 7 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स, प्लस 4 7 टाइम्स तो 7 टाइम्स। राइट। 4 4 से 16 प्लस 7 7 से 49 बाय 68, बाय 28। तो 49 प्लस 6 कितना होगा, 55 प्लस 10 65, 65 बाय 28। आंसर 65 बाय 28 कौन सा है, ये पार्ट। दैट्स इट। हार्डली कुछ सेकंड्स लगे, आंसर आपके हाथ में। Going on to question number 15. Let's read it together. Kite does not satisfy which of the following property? Does not, ध्यान रखो, does not, ठीक है। Diagonal intersect at 90 degree. Kite has two distinct pair of adjacent sides of equal length. One of the diagonal bisects the angle between the sides, and each diagonal lies along the perpendicular bisector of the other. ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी ठीक है, कौन सी गलत है, बस यही चेक करना है। एंड डज नॉट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, वो हमने बताना है। दैट्स इट। मैंने काइट पहले से बना के रखी है फॉर द इजीनेस, ठीक है। ये रही मेरी काइट। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ऑफ कोर्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ये तो प्रॉपर्टी है ही। अगर नहीं भी याद आए, ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये एंगल इस साइड के बराबर हो गया। राइट। और क्या बताया हमें, ये साइड कॉमन है एंड ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। मींस दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये कितना है, 90 डिग्री। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। काइट हैज टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। डिस्टिंक्ट एडजेसेंट साइड्स विद इक्वल लेंथ। ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल है और ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल है, ठीक है। बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तभी डिस्टिंक्ट वर्ड यूज हुआ। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द साइड्स। ऑफ कोर्स एंगल बिटवीन द साइड उसको बाइसेक्ट करता है, ये तो प्रॉपर्टी है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब वो डी पार्ट वैसे भी आंसर आ गया, बट उसको फिर भी पढ़ के चेक कर लेते हैं। Each diagonal lies along the perpendicular bisector of the other. Each diagonal means both the diagonals. Perpendicular is okay. Bisector
अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। अब ध्यान दो, ये जो डायगोनल है, क्या ये बाइसेक्ट करता है इस डायगोनल को? ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है? नो, दिस पार्ट इज नॉट इक्वल। तो ईच वर्ड यूज किया, गलत किया, मींस दिस स्टेटमेंट डज नॉट सैटिस्फाई टी पार्ट इज दी। जंपिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट? दैट्स इट, यही बताना है। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ये तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, पता चल जाएगा। ये डेसिमल फॉर्म में, ये भी डेसिमल फॉर्म में। एक काम करते हैं, सारे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसमें मेरे को डेसिमल इधर करना पड़ेगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1.279 इंटू 10 रेज टू द पावर, एक डेसिमल इधर किया है तो 10 रेज टू द पावर -12, राइट। इसको दिस इज इक्वल टू, मेरे को डेसिमल उठा के यहां डालना है, 9.87 इंटू 10 रेज टू द पावर, नेगेटिव में कितना लिखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 रेज टू द पावर -13, राइट। आगे चलते हैं डी पार्ट में, इसको भी डेसिमल उठा के यहां जाना है, क्या? 1.234 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 रेज पावर -12। अब बताओ, यहां पे 10 रेज पावर -13 है, यहां पे 10 रेज पावर -12, -13 -12, विच वन इज द स्मॉलेस्ट? -13 वाले स्मॉलेस्ट। अब इनमें से स्मॉलेस्ट कैसे पता चलेगा? इस नंबर को देख के। इन दोनों नंबर्स में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? दिख रहा है, 3.85 स्मॉलर है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। इसमें कुछ बच्चों ने गलती कर दी, काउंटिंग गलत करते हो, 0 गिननी नहीं आती, 4th क्लास में भेज दो। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स डू इट टुगेदर। 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, additive identity for natural numbers, additive identity for rational numbers, additive identity for integers. Choose the correct option A, B, C, D. मतलब कि करेक्टनेस को चेक करना है हमने इस क्वेश्चन में, राइट। 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। मेरे पास दो रैशनल नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब आइडेंटिटी की बात कर रहा है, वो भी मल्टीप्लिकेटिव, मींस मेरे पास रैशनल नंबर्स हैं p/q एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of this number would be q by p. इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मेरे को 0 मिलेगा? देखते हैं, q 1 q, q 1 q, p 1 p, p 1 p, ये तो आंसर 1 आ गया। क्या 0 इक्वल टू 1 है? नो। सो क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई 0? नो, ये तो करेक्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर्स। ओके, मेरे पास यहां पे नेचुरल नंबर है, इसके अंदर मैंने इसी का ही नेगेटिव नंबर ऐड किया, एडिटिव इनवर्स को ऐड किया। मेरे पास नंबर है 4, इसका एडिटिव इनवर्स -4 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। मेरे पास क्या है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी हुई, एडिटिव आइडेंटिटी तो हुई, बट नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्या 0 नेचुरल नंबर्स में आता है? 0 नेचुरल नंबर में तो आता है नहीं, होल नंबर में आता है। तो क्या 0 एडिटिव आइडेंटिटी होगा नेचुरल नंबर्स का? ध्यान से यहां करिए बच्चों ने गड़बड़। हाँ, बाकी दोनों तो इजी है। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स मींस p/q प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ p/q माइनस p/q। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा 0 ही बनेगा, ऑफ कोर्स। तो ये ठीक है। ऑफ कोर्स रैशनल नंबर के लिए तो इंटीजर्स के लिए तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। दो इंटीजर्स को, इंटीजर एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर को अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर वुड बी 0। सो ऑप्शंस 3 and 4 आर करेक्ट, 3 and 4 आर करेक्ट, बी इज द राइट ऑप्शन। बच्चे सेकेंड पार्ट में कंफ्यूज हो गए थे, ध्यान से।
चेक तो करो क्या दिया हुआ है, फिर करो। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। राइट, इन द गिवन फिगर रिस्क RISK and clue CLUE are parallelograms. Okay, risk and clue are parallelograms, means this side is parallel to this side and this side is parallel to this side. Same way, this side is, these two sides are parallel and these two sides are parallel. ठीक है, ये parallelogram है। The value of x की मुझे वैल्यू निकालनी है, that's it. Okay, मेरे को x की वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर ध्यान दो, ये पैरेललोग्राम है, ये 120 है तो ये 120 है, वो तो हमें पता है। हम लोग यहां कैसे जाए? अच्छा, इधर भी 70 दिया हुआ है, ये 70 है तो ये 70 है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ओके, मुझे ये 70 मिल गया। ओके, अगर मुझे ये मिल जाए तो भी तो मेरे को ये मिल जाएगा। कैसे? ये ट्राइंगल है, राइट? मुझे ये कैसे मिलेगा? ये क्या है? पैरेललोग्राम। ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। अगर ये 120 है तो ये कितना है? 60। एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये 70 है, ये 60 है, तो ये कितना बचा? x। 50 डिग्री एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू दिख गया आंसर सीधा, कुछ मत लिखो, सीधा उसी पे सॉल्व कर दो। 50 डिग्री आंसर, सी पार्ट। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, लेट्स रीड इट टुगेदर। Which of the following numbers is a perfect square? Which of the following number is a perfect square? सिर्फ ये बताना है perfect square है या नहीं है, एस्टिमेट ही कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 5 3 4 7 8। यूनिट प्लेस पे 8 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं। क्यों? 1 4 5 6 एंड 9 ही यूनिट प्लेस पे हो सकता है, विच कैन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 है, 4 it can become 2, नहीं बन सकता, 6 बन सकता है, राइट? अब 6064 है, इसको तो हम चेक कर लेते हैं। 6064, ठीक है, एस्टिमेट कर लेते हैं, हमें तो सारे स्क्वायर आते ही हैं। अब किसके बीच में लाई करेगा भाई? 4900 एंड 6400, राइट? 6400 और 4900 के बीच में ही लाई करेगा। 6400 से पीछे चलो, 80 स्क्वायर इज 6400, ठीक है। 79 स्क्वायर क्या होगा? 6241। एंड 78 स्क्वायर क्या होगा? 6084। या नहीं तो बिल्कुल पास नहीं है, 6084, 64 नहीं, तो ये तो आए 6084 था। 78 का स्क्वायर मींस बी पार्ट इज द राइट आंसर। चेक करने तक की जरूरत नहीं है, बाकी सारे हमने चेक कर लिए। एमसीक्यू का फायदा क्या है फिर, राइट? Let's move to the last question of paper 1. Question number 20, last MCQ. Consider the following statements. If a perfect cube ends with 7, then the cube root ends with 3. If a perfect cube ends with 1, then the cube root ends with 1 and 9. If the number ends with 6, then the cube ends with 6. If the number ends with 5, then the cube ends with 5 and 0. Which of the following statements are incorrect? A, B, C, D. Incorrectness चेक करनी है, करेक्टनेस नहीं। कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है ये चेक करना है, ठीक है। अब परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 7, एक परफेक्ट क्यूब बड़ा सा नंबर है, एंड्स विद 7, 7 से एंड हो रहा है। वो कह रहा है क्यूब रूट। ऐसा नंबर सोचो जब मैं उसका क्यूब करूं, ठीक है, वो एंड किससे होगा? यहां पे मेरे को नंबर चाहिए, अगर मैं उसका क्यूब करूं एंड विद 7 होना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर होगा? ये कह रहा है 3 होगा। 3 पे चेक करें, 3 into 3 9, 9 3 are 27, एंड में क्या आया? 7। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? सेकंड पे चलते हैं। इफ अ परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 1, ओके, सेम परफेक्ट क्यूब एंड्स विद 1, मेरे को क्यूब रूट चेक करना है, ठीक है, ऐसा नंबर सोचना है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर मैं 1 रखूं, इसका क्यूब किया, ठीक है, तो 1 आएगा ही आएगा, तो ये तो ठीक है। अगर मैं इसको 9 कर दूं, तो 9 9 से 81, 81 9 से 79, 1 तो नहीं आया, तो 9 के केस में नहीं आ रहा। मींस दिस एंटायर स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे एंड दिया हुआ है, दिस एंटायर स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। दोनों के लिए आ जाता तो हमारी करेक्ट हो जाती स्टेटमेंट।
चले, इफ द नंबर एंड्स विद 6, कोई नंबर है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट द नंबर, नंबर 6 से एंड हो रहा है। अब इसका क्यूब, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, वो नंबर किससे एंड होगा? 6 का क्यूब करेंगे, 6 6 36, 36 6 6 ही तो आया, तो ये तो ठीक हो गया। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट, राइट। इफ अ नंबर एंड्स विद 5, ओके, ये रहा मेरा नंबर, एंड्स विद 5, सो द क्यूब एंड्स विद 5, इसका क्यूब किया, इसका क्यूब कर रहा हूं, 5 5 is 25, 25 5 is 125, तो 5 आएगा इसके नंबर में, दैट इज करेक्ट। ये तो ठीक है, 0 बन सकता है, तो दिस एंटायर स्टेटमेंट विल बिकम रॉन्ग, बिकॉज दोनों के लिए वो मांग रहा था, बीच में क्या है? एंड। तो इनकरेक्टनेस चेक करनी है, 2 and 4, 2 आ गया, 2 and 4, सी पार्ट ऑफ द राइट आंसर। सो दिस कंक्लूड्स योर पेपर 1, राइट। सो नाउ we'll be jumping on paper number 2. But you can subscribe to our channel. In this, we actually discuss so many tests from class 6 to 12th. Please like, share and subscribe to our channel. स्कूल के पेपर भी मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए from past 3 years. After paper number 1, let's move on to paper number 3. अब paper 2 नहीं था इसमें, there were no bonus questions. Paper 3 was of 1 hour, 10 questions, 40 marks, right? 4 marks per question. Full 1 hour was given. तो ध्यान से करना था ये पेपर, exactly how you are supposed to do in a school exam, right? Jumping on to the first question straight away. You took a home loan from the bank at 10% interest per annum, compounded annually. Okay. After 3 years, you have to give 6,65,500 as amount back to the bank. Find the amount of loan taken by you. ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन। पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, देन विल राइट डाउन व्हाट हैज टू बी फाउंड आउट, देन अप्लाई इट, डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर निकालो, राइट। यू टुक अ होम लोन फ्रॉम द बैंक एट रेट 10%, मींस रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, साथ में कंपाउंडेड एनुअली, compounded annually, right? After 3 years, you have to give 6,65,000 as amount back to the bank. After 3 years means हमें टाइम पता है, टाइम is 3 years, right? Compounded annually था, तो n क्या होगा? 3, right? You have to give back 6,65,000 back to the bank. You are giving it back to the bank after 3 years. मतलब 6,65,000 is the amount which is given back to the bank. 6,65,500 back to the bank. ठीक है? The amount of loan taken by you means 3 years पहले आपने लोन कितने का लिया था? राइट, कितने का लिया था? मीन्स प्रिंसिपल निकालना, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, राइट। हमें एक ही फॉर्मूला पता है कंपाउंडेड एनुअली का, कंपाउंडिंग हो रही है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 ब्रैकेट बंद, रेज पावर n, राइट। अब हमारे पास अमाउंट है 6,65,500, प्रिंसिपल मुझे निकालना है P, 1 प्लस R कितना है? 10% पर एनम, 10%, 10/100 रेज पावर n, n is 3, n is 3. Just solve this equation to get P. That's it, इतना ही क्वेश्चन था। तो 10 से गया, ठीक है, 6,65,500 into P, 1 plus 1/10 raised to the power 3, right? 6,65,500 is equal to P. अब LCM लोगे तो 10 plus 1, 11/10 raised to the power 3. ठीक है, बस
इसकी अब साइड चेंज कर दो, 6,65,500। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाय 11। अब 10 बाय 11 बन गया, कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। 10 बाय 11, 10 बाय 11, दिस अमाउंट्स टू P। That's it। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 11 6 66, 5 पे 0, 11 5 55, 00, राइट। 11 से फिर से जाएगा, 11 5 55, 5 बचा, 11 5 55, 00, so 11 5 55, 500 times, right? तो 5 00 and then 000. This is P. This comes out to be 5 lakh. P is 5 lakh rupees. Such a simple question. लोन कितने का लिया? 5 लाख रुपीस का। That's it. अब डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने ये सब कुछ ठीक से लिखा है, you'll get 1 mark, right? Again, अगर आपने ये इक्वेशन ठीक से बना ली आफ्टर पुटिंग इट, 1 mark. Again, P यहां पे 1 mark and finally P निकालने का भी 1 mark. So getting 4 marks was not difficult in this question, right? Jumping on to question number 2 straight away. Question 2. Now question 2 had 2 parts in it, part A and part B. Part A consists of 3 marks and part B consists only of 1 mark, right? So part A को करते हैं पहले solve. If each interior angle of a regular polygon is 171 degrees, find the number of sides of the polygon. सबसे पहला वर्ड जो यूज किया है, रेगुलर पॉलीगन की बात करें। रेगुलर पॉलीगन मींस all the angles are equal, right? Regular polygon, each interior angle की वो बात कर रहा है, each interior angle is equal to 171 degrees। निकालना क्या है? number of sides, right? हमें पता है number of sides, नहीं, assume कर लो, let the number of sides of a regular polygon पूरा लिख सकते हो be n, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, पहले हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकाल लें। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इनटू 180। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे आएंगे? इफ द साइड्स आर n, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे n-2 इनटू ईच ट्राइंगल द एंगल सम प्रॉपर्टी से इट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमने गिन लिए, ट्राइंगल से गिन ली, ईच ट्राइंगल इज 180 डिग्री, हमारे पास सम आ गया। ईच निकालने के लिए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला तो याद है ना, राइट? अब ये मैंने निकाला, वो कह रहा है कि 171 डिग्री है, ये 171, दैट्स इट। एन निकाल लो, डन। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ। 180n, ध्यान से खोलना ब्रैकेट को, 180 इंटू 2 माइनस पहले लगाया, 180 इंटू 2 360 इज इक्वल टू एन की साइड चेंज करो 171n, राइट? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 171n की साइड यहां चेंज करो और ये हमारा 360 रह गया, माइनस यहां जाके प्लस हो जाएगा, राइट? तो 180n माइनस 171n इज इक्वल टू 360 की साइड चेंज, यहां पे 360, 180n माइनस 171n 9n is equal to 360. n is equal to 360 by n. 9 4 is 36, 40. The number of sides is equal to 40. Number of sides 40 आ गई, ठीक है। पार्ट 2 में चलते हैं। Find each exterior angle of a regular 24 gon. Each exterior angle की बात कर रहा है तो रेगुलर ही, मतलब कि ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट? ईच निकालने से पहले हम निकालते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा पता है हमें? 360 डिग्री। अब मेरे को क्या निकालना है? ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच के लिए सम इज 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई है? 24 कौन है तो 24 साइड्स, ठीक है। अब 12 3 36,
0, 12, 2 is 24, 15 degrees. That's it. That will give you 4 marks. Right? चलो अब देखते हैं, अगर आपने ये ठीक से लिखा 1 मार्क, इक्वेशन बना ली 1 मार्क, फाइंडिंग एन 1 मार्क, राइट? इसके अंदर तो इट इज टोटल ऑफ 1 मार्क, 4 मार्क्स इन योर बैग। ये क्वेश्चन स्कूल में आएगा, ऐसे ही नंबर कटना नहीं चाहिए, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स डू इट टुगेदर। सॉल्व द इक्वेशन, ओके, सॉल्व द इक्वेशन फॉर 4 मार्क्स, just what you needed, 4 marks in your bag. चलो 7x plus 3 by 5, okay, minus 2x minus 1 by 3, okay, the whole is equal to x minus 2 by 9. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड तो एक ही आता है। क्या मेथड है हमारे पास? सारी x टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज व्हाट इज नीडेड, राइट? इसके अंदर अलग करना मुश्किल है, तो कैसे करें? सबसे पहले क्या लो? एलसीएम ले ले, एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15, राइट? अब 5 3 टाइम्स 15 पे जाएगा, तो 3 टाइम्स यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जो 3, ठीक है, तो 3 7x प्लस 3 माइनस, अब 3 5 टाइम्स, तो 5 1 जो 5, 2x माइनस 1 डन इज इक्वल टू, यहां पे 9 एलसीएम है, यहां पे एक्चुअली 1 है, 1 9 जा 9 1 जा 9x माइनस 2, दैट्स इट, ठीक है? अब यहां पे 15 है, यहां पे 9 है, क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बड़े बड़े नंबर बन जाएंगे। डू वी नीड दैट? नहीं, कैलकुलेशन को इजी बनाओ। यहां पे 15 है, यहां पे 9 है, ऐसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो दोनों में प्रेजेंट हो। कौन सा ऐसा नंबर है? 3 मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? अब 3 पे यहां पे मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट लगाओ, 3 से मल्टीप्लाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15, ये तो वैसे का वैसे ही, राइट? अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी, 3 7 जा 21x प्लस, यहां पे प्लस है, 3 3 जा 9, यहां पे आया माइनस, 5 2 जा 10 होगा, बट यहां पे प्लस है, तो यहां माइनस, 5 2 जा 10x माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 जा 5, राइट? अब 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहां पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड्स, चेंज नहीं होगा ना नंबर हमारा, 9x माइनस 2, राइट? 3 5 is 15, 3 3 is 9, 3 3 is 9, राइट? बस अब इसको यहां मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 3 यहां आया, 21 माइनस 10 क्या आएगा? 11x प्लस 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू, 5 को यहां मल्टीप्लाई किया 5, अब 9x माइनस 2 रह गया यहां पे, राइट? बस अब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के दोनों को खोल दो, 3 इंटू 11 33x प्लस 3 इंटू 14 42 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 45x माइनस 5 इंटू 2 10। अब सारी की सारी एक्स टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 3x माइनस 45x इज इक्वल टू, वहां जाके 42 क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो माइनस 10 माइनस 42, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 52, तो x इज इक्वल टू माइनस 52 बाय माइनस 12, ये तो करना पड़ेगा, 2 26, सो 2 6 12, अभी भी 2 13 टाइम्स 2 3 टाइम्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 13 बाय 3, आंसर, दैट्स इट। इतना ही छोटा क्वेश्चन था। अब डिविजन्स 1 मार्क, सॉल्व करने का 1 मार्क एंड फाइनल आंसर का 1 मार्क, दैट्स इट, सच अ सिंपल वन, 4 मार्क्स इन योर बैग।
Moving on to the next question. Question number 4. Now, question number 4 have 3 parts. First part सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म निकलवानी है 1 मार्क। सेकेंड फॉर्म में सेकेंड क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट निकालना है, एस्टिमेट करना है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, एस्टिमेट करना है 2 मार्क्स एंड एस्टिमेट क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 1 मार्क। राइट, 1 पे चलते हैं। एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस नंबर को लिखना है 0.1234 564। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, मींस हमें ये डेसिमल उठा के यहां डालना पड़ेगा। यहां डालने के लिए डेसिमल मैं क्या करूं, अगर मेरे को डेसिमल कितने प्लेसेस में लाना है 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस में लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁶, मेरा डेसिमल 5.64 बन जाएगा। राइट, मैं 10⁶ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10⁶ से डिवाइड भी करूंगा, 10⁶ से मैंने डिवाइड भी कर दिया। राइट, यहां पे ये नंबर क्या बन जाएगा 5.64। ठीक है, यहां से डेसिमल उठ के यहां आ गया, डिवाइडेड बाय 10⁶। इसको लिखो ठीक से 5.64, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻⁻⁶। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्टेप नहीं भी लिखोगे, डायरेक्टली आंसर लिखोगे, देन आल्सो यू विल गेट 1 मार्क, फुल 1 मार्क फ्रॉम हियर। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 4361। एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन का मेथड लगाना है, एनसीईआरटी में जैसा दिया होगा। मेरे पास क्या है 4361 है। अब 4361 कौन से 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है, यही निकालना है हमें। कुछ तो पता ही है, एक तो 3600 में पता है, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3600, इसका क्या करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 3600 और 4900 के बीच में लाई करेगा। राइट, अब 4361 ऑलमोस्ट मिडिल में लाई कर रहा है। ये किसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 60, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 70, मिडिल मोस्ट क्या आएगा 65। राइट, तो स्क्वायर रूट किसका होगा 4225। हमने किया है 65 का स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो, 6 × 7 42 और 5 का स्क्वायर 25 4225। अब ये तो 4225 आया, 66 का निकाल के देखते हैं। 66 का स्क्वायर क्या आएगा 50 + 16 25 + 16 41 + 256 41 तो 4356। राइट, 4356। अभी भी ये ज्यादा है, 67 का निकाल लो। ठीक है, अब 67 मींस 50 + 17 मतलब कि 25 + 17 42 एंड 289 4489। राइट, हम तो स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 66 का बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 67 का बन जाएगा। अब बताओ 4361 इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है? ऑफ कोर्स इसके ज्यादा पास है। राइट, तो हमने एस्टिमेट कर दिया कि ये 66 के स्क्वायर रूट के पास है। 66 मतलब इसका स्क्वायर रूट 66 के पास है। राइट, इसकी आंसर। ये एस्टिमेशन का मेथड लगाने का 1 मार्क एंड 66 आंसर निकालने का 1 मार्क। ध्यान से। ठीक है, अब लास्ट पार्ट, एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। क्यूब रूट ऑफ 1030301। क्यूब रूट की एस्टिमेशन में हमने सीखी है कैसे, पहले तो ट्रिपलेट बनाओ, राइट हैंड साइड से ट्रिपलेट बनाया, बाकी सारे नंबर्स का जितने भी आएंगे उनका एक पेयर बना पूरा पूरा। राइट, कंबाइन कर दिया उनको। अब पहले तो सोचो, यूनिट डिजिट देखी, सोचो ऐसा नंबर जिसका मैं क्यूब करूं यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर होगा 1 2 3, चेक करो 1 का ही तो होगा। राइट, अब ये जो नंबर आया 1030 किन 2 परफेक्ट क्यूब्स के बीच में लाई करता है। किन 2 के बीच में लाई करता है, क्यूब रूट ऑफ 1000 एंड क्यूब रूट ऑफ 1331। राइट, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये क्या है 10, ये क्या है 11। वी हैव टू टेक द स्मॉलर वन। नंबर क्या बन जाएगा 10, यहां से 1 आ गया 1 आंसर। इसका भी 1 मार्क।
4 marks in your bag, not even 1 minute used. बट एस्टिमेशन का मेथड भूल गए, बच्चों ने तो सॉल्व भी कर डाला। एंड हैप्पी यू आर एबल टू सॉल्व। एस्टिमेशन अगर टीचर ने बोल दिया निकालने को तो एस्टिमेशन से ही निकालोगे, राइट? जंपिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स रीड इट टुगेदर। द डिजिट ऑफ अ 2-digit number differ by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 99. Okay, find the original number, okay, new number, okay, and the difference between them, right? Okay, अब निकालना क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, find the original number, new number and the difference between them. अगर ओरिजिनल नंबर आ गया, न्यू नंबर आ गया, डिफरेंस तो मैं निकाल दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो मतलब कि हमें नंबर्स निकालने हैं। ओके, द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर, ओके, हमें एक और चीज क्लियर होगी भाई, 2-digit नंबर है, डिफर बाय 3, ओके, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 99। कूल, लगाते हैं। 2-digit नंबर है, मतलब कि एक 10th डिजिट, एक यूनिट्स डिजिट। ठीक है, अब 2-digit नंबर है तो मतलब कि यूनिट डिजिट को मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट द यूनिट डिजिट बी x। अगर यूनिट डिजिट x है तो अब बताओ 10th डिजिट क्या होगी? डिफर बाय 3, x माइनस 3। ये आ गया डिफर बाय 3, ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। क्या सिर्फ यही केस है? ना, ये केस हुआ 1, राइट? जरूरी नहीं है यहां पे 10th डिजिट है, यहां पे यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को मैंने x लिया, डिफर बाय 3, जरूरी नहीं है इससे कम हो, ज्यादा भी तो हो सकता है, x + 3, देन ऑल्सो द डिफरेंस इज 3। ये हो गया हमारा केस नंबर। दोनों केसेस से आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर किसी ने एक केस भी सॉल्व किया है, अब गिवन फुल मार्क्स, राइट? तो केस 1 ले लेते हैं। ओरिजिनल नंबर यहां पे लिखूंगा मैं, ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर, राइट? ओरिजिनल नंबर 10th डिजिट, यूनिट्स डिजिट, वैसे ही है x एंड x माइनस 3। विल डू विद केस 1 फर्स्ट। ओरिजिनल नंबर ये है, ठीक है, डिजिट्स आ गई, नंबर लिखो यहां से। यूनिट डिजिट मींस 1, 10th डिजिट मींस 10, तो 10 नंबर आएगा 10 इंटू x माइनस 3 एंड प्लस 1 इंटू x इंटू 1, सेम ही चीज है, 1 इंटू x। ठीक है, अब डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, 10th डिजिट, यूनिट डिजिट, डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। x माइनस 3 10th पे था तो यूनिट पे चला जाएगा तो x माइनस 3, और यूनिट्स पे x था तो अब आ जाएगा 10th पे। सेम यहां से भी नंबर निकालो, ये 1 है, ये 10 है, तो 10x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। इसको भी ठीक लिख लेते हैं, 1 इंटू x ही होना चाहिए, राइट? यहां से भी नंबर आ गया, यहां से भी नंबर आ गया। अब वो क्या कह रहा है? ऐड ओरिजिनल नंबर को न्यू नंबर में ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा? 99। दैट्स इट। सॉल्व फॉर x, आपका ओरिजिनल नंबर भी आ गया, न्यू नंबर भी आ गया, डिफरेंस भी निकाल लेते। सॉल्व फॉर x, तो 10x, 10 इंटू x माइनस 30 प्लस x प्लस 10x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 99। 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21 प्लस 2 22, 22x माइनस 30 माइनस 3 माइनस 33 इज इक्वल टू 99। तो 22x इज इक्वल टू 99 प्लस 33। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 132 बाय 22, राइट? 11 2s are 22, 11 1s are 11, तो 11 2s are 22, 6। x इज 6। अब बताओ ओरिजिनल नंबर क्या आया? ओरिजिनल नंबर मेरा यहां पे बनेगा x की जगह 3 और 10 की जगह पे ना, x की जगह x इज 6, राइट? तो x की जगह पे 6, तो 10 की जगह पे 6 माइनस 3, तो ओरिजिनल नंबर इज 36। न्यू नंबर क्या बन जाएगा? ठीक है, 6 x की जगह पे और x माइनस 3, 6 माइनस 3 इज 363। डिफरेंस निकालो,
कैसे आएगा? 63 माइनस 36 इज इक्वल टू 27. डिफरेंस इज 27. केस 1. ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो. सो आपने ओरिजिनल नंबर की इक्वेशन प्रॉपरली ठीक से बनाई है, 1 मार्क. एक्स लिखा 1 मार्क. न्यू नंबर दिस एंड दिस, इन सब के 1 मार्क एंड 1 मार्क. निकाल लोगे सारे के सारे. एक्स निकाल लिया, ये सारा निकाल लिया, मीन्स योर नंबर्स विल बी फुल. यहां पे 1 मार्क, इन दोनों का 1 मार्क, इसका 1 मार्क. राइट. अगर हम केस 2 से चले, केस 2 से चले, ओरिजिनल नंबर, आई डू इट इन शॉर्ट फॉर्म. न्यू नंबर, वही वैसे ही चल रहा है. अब मेरे पास टेंस एंड यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे एक्स है, टेंस प्लेस पे एक्स प्लस 3 है. राइट. यहां से नंबर आएगा, कैसे आएगा? 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स. न्यू नंबर पे टेंस एंड यूनिट प्लेस. अब x प्लस 3 टेंस पे था, यूनिट प्लेस पे x प्लस 3 आ जाएगा, और यूनिट प्लेस पे x था, टेंस पे x आ जाएगा. राइट. तो 10x, ये टेंस है ना, ये 1 है, ध्यान से. तो 1 इंटू एक्स प्लस 3. राइट. इन दोनों का सम सेम है, 99. राइट. x की वैल्यू यहां से भी निकाल लो. कैसे निकालोगे? 10x प्लस 30 प्लस x प्लस 10x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 99. तो यहां से आ जाएगा आपकी 10x प्लस 10x 20x प्लस x 21 प्लस 22x प्लस 30 प्लस 3 33 इज इक्वल टू 99. तो x की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 3. अब x की वैल्यू 3 आई, तो ओरिजिनल नंबर क्या बन गया? यहां पे 3 एंड 3 प्लस 3 6. अब ओरिजिनल नंबर आपका 63 है केस 2 के अंदर, और न्यू नंबर आपका क्या बन जाएगा? यहां पे आपने 3 डाला और यहां पे आपने 3 प्लस 3 6 हो गया. तो न्यू नंबर अब आपका हो गया 36. ठीक है. डिफरेंस 63 माइनस 36 कम्स आउट टू बी 27. किसी भी मेथड से करो, आंसर वुड रिमेन द सेम. राइट. सो देखो, 2 मेथड्स बन सकते थे, काफी बच्चों ने 1 सही कर दिया. एब्सोल्युटली फाइन. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स डू इट टुगेदर. Using the long division method, find the positive square root of 927.2025. That's it. Long division method से positive square root निकालना है इस नंबर का. That's it. 4 marks आपके पास. Right. देखिए 927.2025 लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है. करें. लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाए. ठीक है. सबसे पहले पेयर्स, डेसिमल से शुरू करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट से लेफ्ट में 1 पेयर, इसका पेयर नहीं करना. अब डेसिमल से शुरू करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर. पेयर्स कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका स्टार्ट ही नहीं होगा. राइट. चलो, अब फर्स्ट 3 3 9 सबट्रैक्टेड, यू गेट 0. अब यहां पे आएगा 27. अब 3 का डबल 6. यहां पे नंबर डालना है, यहां पे नंबर डालना है. क्या डालू यहां पे? 1 61 1 टाइम 60. ये तो 27 नहीं है, 61 तो मैं डाल ही नहीं सकता. क्या करें? एक काम करो, 0 डालो. 60 इंटू 0 क्या आएगा? 0. माइनस किया, क्या आएगा? 27. राइट. नाउ डेसिमल है तो पहले डेसिमल कॉपी होगा. राइट. अब 20 यहां है, पूरा का पूरा पेयर उतरेगा. 20 आ गया. अब 30 का डबल 60. राइट. यहां पे भी नंबर लिखना है, यहां पे भी नंबर लिखना है. ठीक है. अब कौन सा नंबर लिखूं यहां पे? 4. चेक कर लो. 4 यहां पे लिखा, 4 यहां पे. 604 4 टाइम्स. 4 4 16, 4 0 0 एंड 6 4 24. 24 16 सबट्रैक्टेड. ठीक है. तो 0 4 एंड 3 304. राइट. अब पूरा का पूरा पेयर यहां पे कॉपी करो. पूरा का पूरा पेयर कॉपी कर दिया. अब 304 का डबल 608. यहां पे भी नंबर लिखना है, यहां पे भी नंबर लिखना है. एंड में क्या आ रहा है? 5. बेस्ट केस वुड बी 5. ट्राई कर लेते हैं. 5 5 5 25. 2 कैरी. 5 8 5 42. तो 4
5 0 to 0, 4 कैरी था, 6 4 5 6 30, 3 0 4 2 5। तो स्क्वायर रूट निकल तो आया, क्या है स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट ऑफ 927.2025 इज इक्वल टू 30.45 आंसर। दैट्स इट, इतना ही था क्वेश्चन। पेरेंट का 1 मार्क, सॉल्विंग करेक्टली 2 मार्क्स, इसको ठीक से लिखना, 4 मार्क्स इन योर बैग। सच ए सिंपल क्वेश्चन, पेपर में ऐसा ही आएगा, स्कूल पेपर में, राइट? ऐसे लिखना है, ये सारे मेथड्स दिखाओगे, पूरा का पूरा ऐसे ही करोगे, you'll get full, right? Moving on to the next one. Question number 7. Let's read it together. Simplify, okay, this expression using law of exponents. ध्यान से, क्वेश्चन में दे दिया using law of exponents, तो सिर्फ law of exponents का यूज कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं यूज कर सकते इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है? अब देखो, 19 raised power 3 into 625 into 19 raised to the power minus 1 by 361 into 5 raised to the power 3। अब कुछ भी और करने से पहले 19 raised power 3, 19 raised power minus 1, तो 19 raised to the power 3 into 19 raised to the power minus 1 ऐसे लिखा। अब 625 है, 625 को क्या लिखोगे? 5 raised to the power 5 raised to the power 1 5, 5 raised to the power 2 25, 5 raised to the power 3 125, 5 raised to the power 4 625। तो ये क्या आएगा? 5 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय, अब 361 किससे बनेगा? 19 का स्क्वायर है गाइस, हमने स्क्वायर 1 से 125 तक के किया है, तो सीधा लिखो इसको 19 का स्क्वायर इनटू 5 का क्यूब, राइट? अब करते हैं आगे। सबसे पहले 19 को देखो, 19 bases are same, powers will get added, कैसे? a raised to the power m into b raised to the power a raised to the power n, bases are same, powers will get a raised to the power m plus n, powers will get added, ये लगना है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? तो 19 raised to the power 3 minus 1, ठीक है, इनटू, अभी तो हमने सिर्फ ये किया, अभी मेरे को 5 भी दिख रहा है, 5 raised to the power 4, 5 raised to the power 3, bases are same, बस डिविजन में है, कैसे? a raised to the power m by a raised to the power n, तो powers will get subtracted, a raised to the power m minus n, ये भी लगेगा, तो 5 raised to the power 4 minus 3, राइट? 19 raised to the power 2, बस इधर वैसे दोनों स्टेप्स अलग भी कर सकते हो या एक भी लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट 19 raised to the power, यहां से क्या आ जाएगा? 2 into 5 raised to the power 1 by 19 raised to the power 2। अब काफी बच्चों ने क्या किया? 19 raised power 2, 19 raised power 2 काट दिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहां लगाया आपने? 1 नंबर दबा दिया उन्होंने, यहीं पर ही। इसको कैसे करोगे? Same a raised to the power m by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n, सेम चीज लगेगी, सेम लगा दो, 19 raised to the power 2, bases are same, powers will get subtracted into 5। अब ये क्या बन जाएगा? 19 raised to the power 0 into 5, तो 19 raised to the power 0 क्या था? 1 into 5, आंसर है 5, राइट? सो यहां पे इस स्टेप का तो 1 मार्क है ही है, आंसर का भी 1 मार्क है, देन दीज 2 स्टेप्स अगेन कैरी 1 मार्क ईच, 4 मार्क्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करना था, हमने सब कुछ लगा दिया, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स रीड इट टुगेदर। A shopkeeper sells 2 web cameras for 4800 each, okay? 2 web cameras sell किए 4800 each पे, gaining 20% on the first camera and losing 20% on the second camera, okay? First camera पे 20% gain किया, second camera पे 20% lose किया। Find the loss or gain percentage, टोटल लॉस और गेन कितना होगा, मतलब कि ये निकालना है, मतलब कि मैंने निकालना है लॉस हुआ और गेन हुआ, मेरे को भी ये निकालना है। अब लॉस और गेन का पता कैसे चलेगा? लॉस और गेन निकलता है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस से, ठीक है? तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को सेलिंग प्राइस चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए,
दोनों कैमरास की टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस अगर मुझे मिल जाए तो मैं लॉस और गेन तो निकाल ही लूंगा। लॉस और गेन एक बार आ गया, मेरे को परसेंटेज में निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो मेरे को सेलिंग प्राइस चाहिए एंड कॉस्ट प्राइस चाहिए। लेट्स सी दिया क्या हुआ है, द शॉपकीपर सेल्स 2 वेब कैमरास फॉर 4800 ईच। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट कैमरा इज 4800, राइट, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड कैमरा इज आल्सो 4800, ईच दिया हुआ 4800 ईच, राइट। Gaining 20% on the first camera, profit is 20% on the first camera, right? And losing 20% on the second camera, loss is 20% on the second camera, right? और मुझे loss और gain चाहिए। मेरे पास सेलिंग प्राइस 1 भी आ गई, सेलिंग प्राइस 2 भी, मेरे पास सेलिंग प्राइस तो है, तो पहले सेलिंग प्राइस को लिख लो भाई, ये चीज है हमारे पास, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 4800 plus 4800 means 9600। तो सेलिंग प्राइस तो मेरे पास आ गई, मेरे को एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कैमरा प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कैमरा दिया हुआ, लॉस दिया हुआ, तो मैं यहां से लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कैमरा भी एक्स। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है तभी तो प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। तो प्रॉफिट है 20%, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स, 20% ऑन एक्स। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 1 एंड कॉस्ट प्राइस 1, 4800 माइनस एक्स, सो 25 टाइम्स। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी साइड चेंज करो, इधर डालो, ठीक है। तो x प्लस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 4800। ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइड चेंज कर रहा हूं मैं, बस 5x प्लस एक्स, 6x बाय 5 इज इक्वल टू 4800। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी नहीं करना, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 4800। अब 5 यहां से न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 6, तो 6 8 48। तो x मींस x की वैल्यू यहां से आ गई 4000, तो कॉस्ट प्राइस 1 4000, कॉस्ट प्राइस 1 इज 4000, राइट। x इज 4000 मींस कॉस्ट प्राइस 1 इज 4000। अब मुझे क्या निकालना है, बस एक कॉस्ट प्राइस 2 चाहिए, तो लेट कॉस्ट प्राइस 2 इज इक्वल टू 5। अब क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस 2, तभी तो लॉस होगा। लॉस इज 20%, 20% ऑफ व्हाट, कॉस्ट प्राइस y, कॉस्ट प्राइस 2 इज y माइनस सेलिंग प्राइस 2 इज 4800। इसको अलग कर देते हैं हम लोग, राइट। तो ये ऑफकोर्स 5 पे 1 पे, तो 4800 की 5 इधर चेंज करो, माइनस 4800 इधर आके 4800 इज इक्वल टू y। यहां पे पॉजिटिव y बाय 5 था, इधर जाके नेगेटिव y बाय 5 हो जाएगा। तो 4800 इज इक्वल टू 5 डिनोमिनेटर में मींस एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 1 4y बाय 5 मींस y की वैल्यू मेरे पास आ गई 4800, 5 की जगह चेंज होगी 5 और 4 नीचे आ जाएगा, 12 टाइम्स मींस y इज इक्वल टू 6000, मींस कॉस्ट प्राइस 2 इज इक्वल टू 6000। कॉस्ट प्राइस 2 भी आ गया, कॉस्ट प्राइस तो आ गई मेरे पास, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस 1 4000 हमने निकाला है, कॉस्ट प्राइस 2 6000 हमने निकाला है, तो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 4000 प्लस 6000 10000, राइट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। अब मुझे ये देख के ये बताओ, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा, मींस लॉस हो रहा है। कितने का लॉस होगा, 10,000 माइनस 9600 मींस 400 रुपीज का लॉस हो गया। तो लॉस मेरे को चाहिए परसेंटेज में,
400 डिवाइडेड बाय लॉस निकाल रहे हैं या गेन निकाल रहे हैं, किसमें निकालेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस है कितनी? 10,000, 4%, राइट? Such a simple thing. If you did this 2 marks, अगर आपने ये पूरा किया 1 mark and final answer के लिए again 1 mark, 4 marks in your bag। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो स्कूल में आ जाता है in 4 marks डायरेक्टली, ठीक है? Moving on to the next one, question number 9, let's read it together। The mark price of an item was 12% above the cost price, okay? The item is sold at 25% discount at 15,309 to the customer. What was the cost price of the item? Okay, cost price मुझे निकालनी है। पहले हम लोग देखते हैं कि करना क्या है। Mark price of an item was 12% above the cost price। तो पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, mark price क्या है? 12% above cost price। एक तो मुझे ये चीज पता है, डिस्काउंट दिया उसने 25% पे, 25% दिया, राइट? और सेल हो गया एट 15,309 पे सेल हो गया, राइट? इसको 9, राइट? व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें, तो कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना, राइट? कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लेता हूं, लेट दी कॉस्ट प्राइस भी एक्स। कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स ले लिया, मार्क प्राइस आ तो गई। मार्क प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही तो दिया हुआ है, 12% अबव कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक्स प्लस 12% अबव एक्स मींस 12% ऑफ की बजाय इनटू लिखो सीधा एक्स, राइट? अब 4 3 12 425 टाइम्स, राइट? तो मार्क प्राइस मेरे पास आ जाएगी 25x प्लस 3 28x बाय 25। तो ये आ गई मेरे पास मार्क प्राइस, राइट? मार्क प्राइस मेरे पास आ गई, ठीक है? डिस्काउंट दिया मैंने 25%, सेलिंग प्राइस ये है, एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने मार्क प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस मुझे दी हुई है, डिस्काउंट मुझे दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही होता है ना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है 15,309, मार्क प्राइस मैंने निकाल लिया 28x बाय 25, डिस्काउंट इज 25% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? ये और मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस का 28% भी मैं ले लेता हूं, 28x बाय 25 माइनस 25 बाय 100 इंटू 28x बाय 25, राइट? यही दिया हुआ है 15,309। x की वैल्यू निकालनी है, x क्या है? कॉस्ट प्राइस है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है? 25 टाइम्स, ठीक है? अब 7 4 28, तो 4 टाइम्स ये 25 टाइम्स, खत्म, 4 डन। तो दिस इज डन। सो 28x माइनस 7x क्या आएगा? 21x बाय 25, दैट इज गिवन टू बी 15,309, यही आया। सो x इज इक्वल टू 15,309 इंटू 25 बाय 21, राइट? अब 3 5 is 15, 3 1 is 3 0, 3 3 is 9, right? 3 7 times 7 7 7 is 49, 2 0, 7 7 is 14 and 14 and 9, 7 9 is 63, बस 729 into 120 into 25, 18,225x, यही तो कॉस्ट प्राइस है हमारी, निकाल तो लिया। सच ए सिंपल वन, सिर्फ एक चीज पुट करो, इक्वेशन सेलेक्ट करो, आंसर आ गया, दैट्स इट। अब ये मार्क प्राइस निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज 1 मार्क, इस फॉर्मूला को लगाने के लिए इट्स 1 मार्क,
solving this equation is 1 mark and final answer is again 1 mark. This is how you get marks. Right? Moving on to the next. Last question of the subjective paper. Question number 10. Let's do it together. Find all the Pythagorean triplets whose one member is 12. All the Pythagorean triplets. All सारे जितने भी निकलेंगे. पता है हमने स्कूल में मेथड भी पढ़ा हुआ है. क्या मेथड है? Let the Pythagorean triplets be 2m, m square minus 1 and m square plus 1. As I explained you in the class also, as well as it is given in the NCERT book, these Pythagorean triplets will not give you all the numbers. सारे नहीं देंगे ये Pythagorean triplets. NCERT बुक में लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो बुक को. यहां से तो नहीं आएंगे सारे के सारे. ठीक है? You will get only one from here. Only one, because 12 m की जगह 12 डालोगे तो यहां से m की एक वैल्यू आएगी. m square minus 1 की जगह 12 डालोगे तो m square आ जाएगा 13. You cannot find a number. m square plus 1 की जगह 12 डालोगे m square आ जाएगा 11. You cannot find a number from there also, because Pythagorean triplets has to be natural numbers. ठीक है? हमारे पास एक ही नंबर आता. अब निकालने तो मेरे को सारे के सारे. What should we do? When we don't know anything, let's assume the Pythagorean triplets. Let the Pythagorean triplets be A, B, C. Where A, B, C all are natural numbers. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. A, B, C all are natural numbers. Right. अगर A, B, C Pythagorean triplet है, तो एक प्रॉपर्टी भी satisfy करते हैं. कौन सी? Pythagorean theorem को satisfy करेंगे. That's why they are called Pythagorean triplets. Means C being the largest member, तो C square is equal to A square plus B square. Right? C being the largest member. तो ये C square is equal to A square plus B square. Now, हमने तो वन मेंबर 12 लेना है. सबसे पहले शुरू ही करते हैं. लार्जेस्ट मेंबर, लेट C is equal to 12. C को 12 ले लिया. अब C की जगह 12 रखो. 12 square is equal to A square plus B square. Means 144 is equal to A square plus B square. ठीक है? तो 144 यहां पे आपने एक परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, प्लस एक और परफेक्ट स्क्वायर लिखना है. यहां पे इन दोनों का सम 144 बन जाए. ट्राई करो. कैसे ट्राई करोगे? हमारे पास स्क्वायर क्या है? सबसे छोटे से शुरू करो. 1 स्क्वायर 1, तो यहां पे क्या लिखोगे? 143 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है क्या? बनता. 1 नहीं यूज कर सकते. नेक्स्ट क्या आएगा? 4. यहां पे क्या डालोगे? 140. यहां पे 140 डाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है. ओके, फिर यहां पे 9 डाला. राइट? 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहां पे क्या डालोगे? 135 डालोगे. वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं. ऐसे ऐसे करके यहां पे परफेक्ट स्क्वायर डालते जाओ. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 चलते जाओ. ठीक है? और यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग परफेक्ट स्क्वायर आने चाहिए. सम 144 बनना चाहिए. ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको नहीं मिलेंगे. तो 12 being the largest number, you cannot find a Pythagorean triplet. Okay. अब इसमें तो प्रॉब्लम आ गई. मैंने C की जगह 12 रखा था, तो यहां से तो मुझे नहीं मिला. क्या करें? एक ही जगह रख लो फिर. लेट वन मेंबर 12 ना वन मेंबर A इज इक्वल टू 12. यही बोला था उसने. तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. यही था. इसमें डाला मैंने इस वाले इक्वेशन में. राइट? तो C स्क्वायर B की साइड चेंज करो. C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 144. अब ये मैंने क्यों किया? भाई हमने तो लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल पढ़ी है. वेरिएबल्स को इकट्ठा करना होता है. राइट? मैंने वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दिया. तो यहां पे 2 वेरिएबल्स आ गए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फिर भी वेरिएबल्स को एक साइड पे एंड नंबर्स को दूसरी साइड पे. राइट? C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 144 बन गया. अब क्या करें? अभी तो नहीं पता. बट C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इस हमने फॉर्मूला पढ़ा है. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या है? C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. क्या लिखो? C माइनस B इनटू C प्लस B. ठीक है? इज इक्वल टू 144. C माइनस B इंटू C प्लस B 144 के बराबर है. राइट?
C being a natural number, B being a natural number, C minus D, and mind it, C is the largest number. ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो C माइनस B क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर. नेक्स्ट आगे चलते हैं. C इज अ नेचुरल नंबर, B इज अ नेचुरल नंबर, ऐड ही कर दो. अगेन इट विल बिकम अ नेचुरल नंबर. ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 144 है. बस यहां पे आप फैक्टर्स लिख लो, यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लिख लो, आपके फैक्टर्स बनते जाएंगे. क्या करें? देखो C माइनस B की बजाय फर्स्ट फैक्टर रखो. 144 का फर्स्ट फैक्टर है 1 इंटू C प्लस B की जगह क्या रखोगे? 1 इंटू व्हाट आई शुड मल्टीप्लाई सो दैट आई शुड गेट 144. क्या मल्टीप्लाई करूं? 144. नेक्स्ट फैक्टर 2 72. नेक्स्ट 3 48. देखते जाओ, फिर क्या डालेंगे? 4 36. नेक्स्ट 5 डाल सकते हैं, इट्स नॉट अ फैक्टर. 6 डाल सकते हैं, यस 24. 7 डाल सकते हैं, नो. 8 डाल सकते हैं, यस. 9 डाल सकते हैं, यस. 16. इसके बाद 10 नहीं, 11 नहीं, 12 यस. 12 इंटू राइट. यहां पे मैंने फैक्टर्स लिखे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स यहां लिखे, सो दैट इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 144 बनना चाहिए मल्टीप्लिकेशन. दैट्स इट. ठीक है. अब आगे चलते हैं. C माइनस B की जगह मैंने 1 रखा, C प्लस B की जगह मैंने 144 रखा. C माइनस B इज इक्वल टू 1, C प्लस B इज इक्वल टू 144. दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? माइनस B प्लस B तो कैंसिल हो गया, 2C आ जाएगा मेरे पास. 2C आ गया मेरे पास. 2C क्या आएगा? ऐड दीज टू 145. मेरे पास एक बार 2C आया, C तो आपको मिल गया. कैसे? डिवाइडेड बाय 2. ओ दिस इज एन ऑड नंबर, तो यहां से C नहीं आएगा. अगर C नहीं आया तो B भी नहीं आएगा. चलो A मेरे पास था कर. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. C माइनस B इज 2, C प्लस B इज 72. तो 2C कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे, 2C इज इक्वल टू 74. राइट. C माइनस B इज 2. C की जगह आप 74 रखोगे ना. 2C है 74. पहले C निकाल लो, ध्यान से गलती कर दोगे. ठीक है. तो 2C इज 74. C की वैल्यू निकालो. C क्या आ जाएगा? 3 and 7 37. अब डालो, C की वैल्यू 37 आ चुकी है. C माइनस B इज 2. अब यहां पे आपने 37 रखा, B की वैल्यू क्या आएगी? 37 माइनस 35, तभी तो 2 बनेगा. तो B की वैल्यू आ गई 35. A स्क्वायर. बिकॉज आप पाइथागोरस इंटरप्लेट 37 35 12 पाइथागोरस इंटरप्लेट है. ठीक है. नेक्स्ट C माइनस B इज 3, C प्लस B इज 48. दोनों को ऐड करोगे 2C मिल जाएगा. इट विल बी 51. राइट. अब नेक्स्ट चलते हैं. C की वैल्यू कैसे आएगी? 2C इज 50. ओह इट्स एन ऑड नंबर. ना C मिला ना B मिला. आई एम सो सॉरी. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. C माइनस B इज 4, C प्लस B इज 36. दोनों को ऐड कर दोगे 2C आ जाएगा, विच विल बी 40. इफ 2C इज 40, C इज C 20 आ गया. C माइनस B इज 4. C की जगह 20 रख दिया, B की जगह क्या रखूं? 16. इन दोनों माइनस होगा तभी तो 4 बनेगा. एंड A इज 12. राइट. C माइनस B इज 6, C प्लस B इज 24. राइट. दोनों को ऐड कर दो, 2C आ गया. कितना? 24 प्लस 6 30. 2C इज 30, C इज 15. अब C माइनस B इज इक्वल टू 6. C is 15, B is 9, and A तो हमारे पास 12 था. राइट. अब C minus B is 8, C plus B is 18. 2C कंबाइन कर दो, कितना बनेगा? 26. अब C की वैल्यू 26/2 13. अब C minus B is 8. राइट. और C is 13. ठीक है.
क्या रखूं मैं यहां पे 5 and a is 12, right? C minus b is 9, C plus b is 16, 2c ज्वाइन कर दोगे तो 2c बनेगा, 2c कितना आ जाएगा 25, 2c is 25, c is can't get it because odd number था, right? यहां से भी नहीं आया, b भी नहीं आएगा। अब c minus b is 12, c plus b is again 12, कैसे हो सकता है? दो नेचुरल नंबर को माइनस करोगे तो भी 12 आए, दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो भी 12 आए, क्या देख हाथ में? यहां से मेरे पास तो नंबर ही नहीं है, ठीक है? सो आई गॉट हाउ मेनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? 1 2 3 and 4 Pythagorean triplets. 4 Pythagorean triplets for 4 marks. Revise this. All Pythagorean triplets पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा देना ही था मेरे को सब्जेक्ट में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। एंड स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखो कि लिखना कैसे होता है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच।